Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे या आपके यूनिट 2 जो कि है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 की ये यूनिट है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिसको कि हम क्विज़ की फॉर्म में यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्विज़ की फॉर्म में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे सेशन के, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइज, अगर हम डिस्कस करें कि ऑलरेडी हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो हमने ऑलरेडी यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस को कवर किया है, जैसे कि हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है और साथ ही उससे रिलेटेड आपके PYQs क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में हमने PYQ भी डिस्कस किए हैं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है और अब हम ये क्विज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पर 4 टेस्ट प्रोवाइडेड हैं। एक तो आपका कोरिलेशनल टेस्ट है, ठीक है, दूसरा आपका टी टेस्ट है, तीसरा आपका काय स्क्वायर टेस्ट है एंड लास्ट आपका अनोवा है। तो यहाँ पर आपको ये 4 टाइप के टेस्ट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा टेस्ट है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स में जो भी मैथमेटिक की अचीवमेंट रही है उसको एग्जामाइन करने के लिए। तो मतलब आपके क्लास में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स का मैथ्स में स्कोर क्या रहा है उसके बीच में का पता लगाने के लिए आप इनमें से किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि टी टेस्ट। टी टेस्ट का आपको यूज़ करना है जब आप क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं डिफरेंसेस इन मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड इट इज़ ये हिंदी में ही क्वेश्चन है क्योंकि हमारा सेशन बाइलिंगुअल रहता है। कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो हिंदी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और कुछ इंग्लिश के, तो इसलिए इंग्लिश का डिस्कस कर लिया। सेम क्वेश्चन हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। तो लड़कों और लड़कियों की गणित उपलब्धि में अंतर की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सहसंबंध परीक्षण, टी टेस्ट, चीज यहाँ पर ये वही काय स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर ची बोल दिया है इसको, एनोवा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टी टेस्ट। Next, question number 2 is match the measurement scale in list 1 which can be used with appropriate statistics in list 2। यानी कि आपको यहाँ पर 2 लिस्ट प्रोवाइडेड हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड यू हैव टू मैच बोथ द लिस्ट। ओके, आपको दोनों लिस्ट को जो है वो मैच करना है। अब कैसे मैच करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली आपको यहाँ पर स्केल दिया है, दैट इज़ द नॉमिनल स्केल, ठीक है। नॉमिनल स्केल और दूसरा है आपका ऑर्डिनल स्केल, फिर है आपका इंटरवल स्केल और फिर है आपका रेशियो स्केल। अब ये कैसे कैसे मैच होंगे ये देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहली बात करें नॉमिनल स्केल की, तो नॉमिनल स्केल यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आपका दिया है, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मीडियन एंड रैंक दिया है, मीन एसडी एंड कोरिलेशंस दिए हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉमिनल स्केल की, तो नॉमिनल स्केल जो है ये आपका मैच करेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नॉमिनल स्केल में आप क्या देखेंगे, तो नॉमिनल स्केल में आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल स्केल, और ये आपको किस पॉइंट पे देखने को मिला है, तो ये आपको देखने को मिला है सेकंड पे, तो आप इसको सेकंड में लिख लेंगे। दूसरा है आपका ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, आपका मीडियन और रैंक आता है। इसमें क्या आता है, मीडियन एंड रैंक, और ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये इसका पॉइंट जो है वो थर्ड है। ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल जो है आपकी मैच करेगी थर्ड के साथ। फिर है आपका इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल की अगर मैं बात करूं तो इंटरवल स्केल आपका जाएगा मीन, एसडी एंड कोरिलेशन। सॉरी, यहाँ पर रैंक जो है वो इस कोरिलेशन जो है ये यहाँ पर साथ में है इसके। ठीक है, फिर आपका है रेशियो स्केल। तो रेशियो की बात जब आ गई तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम फर्स्ट के साथ लगा लिया है, तो हमारा जो रेशियो स्केल जाएगा वो आपका किसके साथ जाएगा, तो रेशियो स्केल जो है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन के साथ जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका जो अगर हम नंबर देखें तो वो कितना है, फर्स्ट है। तो अब आप देखेंगे कोड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्या गया तो सब कोड अगर आप देखेंगे तो पहला सेकंड था, फिर थर्ड था, फोर्थ था, फर्स्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। हिंदी में भी सेम है। सूची 1 में दिए गए मापन पैमानों का मिलान करें जिनका उपयोग सूची 2 में उपयुक्त सांख्यिकी के साथ किया जाता है, यानी आपके किस सांख्यिकी के साथ किस मापन का प्रयोग करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है ये, ठीक है, तो इसको आप, क्योंकि यहाँ पर ये ABC जो है वो हिंदी में एक ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा हो गया है। आपको याद रखना है, पहली जो थी आपकी नॉमिनल स्केल थी, इसको आपने बोला है नाम मात्र, इसको आप स्केल ही बोलिएगा। तो ये किसके साथ जाएगा, ज्योमेट्रिक माध्य के साथ नहीं, ये किसके साथ जाएगा, ये आपका जाएगा आवृत्ति वितरण के साथ। ठीक है, फिर आपका दूसरा था साधारण, यानी कि नॉर्मल स्केल थी आपकी। ठीक है, इसको आप स्केल बोलेंगे। तो नॉर्मल स्केल की अगर मैं बात करूं, ये आपका किसके साथ जाएगा, मीडियन एंड रैंक के साथ जाएगा। फिर आपका था अंतराल स्केल यानी इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल किसके साथ गया था, तो इंटरवल स्केल आपका गया था माध्य, एसडी और कोरिलेशन के साथ। और अनुपात स्केल जो था वो आपका रेशियो स्केल गया था ज्योमेट्रिक मीन के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो कोड है वो भी आपका सेम ही है, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर ये जो फर्स्ट है इसका ट्रांसलेशन मैं हो गया है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी कि दो आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स और वाई, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसका मतलब होगा कि एक्स कॉजेज वेरिएशन इन वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई में वेरिएशन कॉज कर रहा है, या फिर वाई कॉजेज वेरिएशन इन एक्स, या फिर वाई जो है वो एक्स में वेरिएशन कर रहा है, या फिर एक्स और वाई दोनों वेरी करते हैं एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर एक्स और वाई दोनों ही वेरी करते हैं एक साथ सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, जब आपको सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इस केस में क्या होता है, जो आपके ये वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों एक साथ वेरी करते हैं सेम डायरेक्शन में। क्लियर है। हिंदी में देखेंगे, चर x और y के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है, और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि x और y एक ही दिशा में एक साथ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 4 is which of the following terms is related to the idea of validity of a test। अब यहाँ पर आपको ये जो टर्म्स प्रोवाइडेड हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट, ट्रू स्कोर वेरिएंस, कॉमन फैक्टर वेरिएंस एंड रैंडम एरर्स, तो यहाँ पर इनमें से कौन सी टर्म है जो कि आपकी रिलेटेड है आइडिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट के साथ। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CFB, यानी कि कॉमन फैक्टर वेरिएंस इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। जब आपको किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी का आइडिया लेना है तो वो उसमें आप किस टर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर वेरिएंस का जो है वो यूज़ करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परीक्षण की वैधता के विचार से संबंधित है? माप की त्रुटियां, सही स्कोर विचरण, सामान्य कारक विचरण या फिर यादृच्छिक त्रुटियां। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सामान्य कारक विचरण। Next, one of the appropriate statistics that can be used for Solomon for experimental designs is, यानी कि आपको यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, एक appropriate statistic यानी सांख्यिकी का चयन करना है जिसका इस्तेमाल आप करते हो सोलोमन for experimental designs के परीक्षण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या कोरिलेशनल एनालिसिस का यूज़ करेंगे, वन वे एनोवा का, स्क्वायर टेस्ट या फिर मीडियन टेस्ट का। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज वन वे एनोवा, यानी कि जब आपको कोई भी एक वन ऑफ द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक लेना है सोलोमन फॉर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए, तो वो आपका क्या जाएगा, वन वे एनोवा के साथ। उपयुक्त आंकड़ों में से एक जो सोलोमन 4 प्रयोगात्मक डिज़ाइन के लिए उपयोग किया जा सकता है वह क्या होगा, वह होगा आपका वन वे एनोवा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, question number 6 is pre-test, post-test randomized matching control group design is an example of true experimental design, pre-experimental design, quasi-experimental design, post-facto experimental design. And the correct answer for this question goes with option number A, that is true experimental design. प्री-टेस्ट, पोस्ट टेस्ट रेंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन किसका उदाहरण है, यानी इसका एक उदाहरण है सच प्रयोगात्मक डिज़ाइन, पूर्व प्रयोगात्मक डिज़ाइन, अर्ध प्रायोगिक डिज़ाइन या फिर पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन। और यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सत्य। इसको हम सच थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम इसको करेंगे सत्य, दैट इज ट्रू। तो ये हो जाएगा सत्य प्रयोगात्मक डिज़ाइन, दैट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। Which of the following is not assessed by using essay type question? यानी कि अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो असेस नहीं हो सकता ऐसे टाइप क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके। थिंकिंग स्किल को आप असेस नहीं कर सकते ऐसे टाइप क्वेश्चन, अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन किसी को देते हो तो उससे आप थिंकिंग स्किल्स का पता नहीं लगा सकते, या फिर आप कोई भी वाइड कंटेंट एरिया है उसकी नॉलेज नहीं इससे देख पाएंगे, या फिर आप सप्लाइंग सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स को सप्लाई करना यहाँ पर नहीं चेक कर सकते, या फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, अपना जनरल सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, डेली लाइफ में आप कनेक्ट कीजिए कि अगर आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन के थ्रू आपकी किस किस एबिलिटी का जो है वो पता चलेगा। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आप देखेंगे कि कौन कौन सी एबिलिटी आप पता लगा सकते हैं इससे, और जो बचेगा वही आपका मतलब करेक्ट आंसर होगा, यानी किसका पता आप नहीं लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन की, तो थिंकिंग स्किल्स की मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपकी थिंकिंग स्किल को आप असेस कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे बोल दूँ कि यू हैव टू राइट एन एसे ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज पे एक एसे लिखना है, तो अब आप अपनी थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी थिंकिंग का, अपने थॉट्स का यूज़ करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है। देन यू कैम टू नो दैट कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आपकी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि आपको नेचर के द्वारा मिलती हैं, अपनी प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, आपके नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो ये सब ये जैसे कि आपके पेड़ हो गए, आपका वाटर हो गया, नदियाँ, रिवर, पानी, ये सब क्या है आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, अपने थॉट्स के थ्रू कर रहे हो, अपनी थिंकिंग स्किल्स के थ्रू कर रहे हो। तो अब आपकी थिंकिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा शार्प हैं या फिर कितनी आपकी कह सकते हो कि अप्रोप्रिएट है, डीप है, तो ये सब इसका पता आपका लगाया जा सकता है अगर आपको कोई भी एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिखने को दे दिया जाए। नेक्स्ट आपका नॉलेज ऑफ वाइड कंटेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम 1 मिनट लीव करते हैं। आप देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आपसे दे दिया जाए तो आप बिल्कुल यहाँ पर सुटेबल आर्ग्यूमेंट को सप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल आप एक आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज का आपने कोई तो कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो दोहन है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रही हैं उसका जो रीज़न है वो है
आपकी नेचुरल फेनोमेना। किसी एक बंदे ने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है उसका जो कॉज है वो है आपका नेचुरल फेनोमेना। वहीं आप यहाँ पर एक स्टेबल आर्ग्यूमेंट ये देते हो कि ये जो नेचुरल फेनोमेनॉन है दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये कॉज हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर जो रीज़न है, जो मेन रीज़न है नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन का, दैट इज़ दी एक्सेसिव यूज़ ऑफ ह्यूमन्स, मतलब जो भी ह्यूमन्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से जो है वहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल आप एक आर्ग्यूमेंट जो है वो सप्लाई कर सकते हो ऐसे टाइप क्वेश्चन के थ्रू। दूसरा, आप किसी भी इवेंट का जो है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक वाइड कंटेंट एरिया की नॉलेज का आप पता इससे नहीं लगा सकते। मैंने आपसे बोला कि आप नेचुरल रिसोर्सेज पे ऐसे लिख रहे हो तो आप यहाँ पर अपनी थिंकिंग स्किल्स का बिल्कुल इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ पर अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। यहाँ आपसे ये नहीं बोला कि आपको यही बताना है। बेसिक एक मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपका जो इकोलॉजी है उसके फादर कौन माने जाते हैं, तो वो आपका जो है वो एक वाइड कंटेंट एरिया। अब मैं इस इकोलॉजी से आपका निकालूंगी इकोसिस्टम के जो फादर हैं वो कौन है। इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, आप बताओगे इंटरेक्शन होता है लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। इंटरेक्शन में आपको एक फूड चेन भी आता है। मैं आपसे फूड चेन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लूँ, फूड वेब से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ये आपका जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है। आप एक वाइड कंटेंट एरिया के यहाँ पर नॉलेज चेक इन कर सकते हैं, एग्जैक्ट नॉलेज, ठीक है। जैसे कि फादर हैं तो वो एक ही होंगे, आप अपने मन से बता नहीं सकते। अगर आपको याद है तो आप बताएंगे एस अर्नेस्ट हैकल, और नहीं याद है तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है। तो नॉलेज जो होगा वाइड कंटेंट एरिया का वो आप यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर सकते ऐसे टाइप क्वेश्चंस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निबंध प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो सोच कौशल का बिल्कुल किया जाता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका उपयुक्त तर्क की आपूर्ति, बिल्कुल, और किसी घटना का विस्तृत विवरण, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन विस्तृत सामग्री क्षेत्र का ज्ञान जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब जो डिस्पर्जन होता है उसका स्टेबल मेजर इनमें से कौन सा है। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो डिस्पर्जन आप सभी को पता है, अपने फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रिज्म के थ्रू आपका डिस्पर्जन आपको देखने को मिलता है कि इस टाइप से आप देखते हो, आपकी जो रेज आ रही होती हैं ये सब इस टाइप, ये तो इस तरह का आपने एक डायग्राम देखा होगा, वहाँ आपको डिस्पर्जन देखने को मिलता है। तो वो जो डिस्पर्जन होता है उसका जो मेजर होता है डिस्पर्जन का, इनमें से कौन जो है वो यहाँ पर स्टेबल मेजर होता है। तो यहाँ पर स्टेबल मेजर जो है वो इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी कभी आपने फाइंड भी किया होगा न्यूमेरिकली क्वेश्चन में कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का स्थायी माप है। तो रेंज है, चतुर्थक विचलन है, औसत विचलन है, या फिर मानक विचलन है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मानक विचलन। Question number 9 is the method of drawing conclusions based on the observation of each and every instance of a population is called। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो कंक्लूजन ड्रॉ करने का तरीका होता है जो कि आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस होता है, ईच और एवरी पॉपुलेशन के हर इंस्टेंस पे, उसको क्या कहा जाएगा। उसको आप साइंटिफिक मेथड कहेंगे, डिडक्टिव मेथड कहेंगे, इंडक्टिव कहेंगे, या डायलैक्टिक कहेंगे। तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। क्या कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड। तो जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन के, यानी कि आपको हर उदाहरण का जो है वो अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालने की विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है, तो उस विधि को कहा जाता है आगमनात्मक विधि। यानी कि उदाहरणों से आप किसकी तरफ बढ़ते हैं, इस विधि में आप उदाहरणों से बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो आप इंग्लिश में ही ले लीजिए कि एग्जाम्पल्स, पहले आप एग्जाम्पल देते हो और फिर आप जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर समझाते हो, तो इस विधि का इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच वॉज एडवोकेटेड बाय। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच होती है ये किसके द्वारा एडवोकेट की गई है। फ्रांसिस बेकन के द्वारा, स्टैनली एंड कॉम्पवेल के द्वारा, ऑगस्टे कॉम्टे के द्वारा, या फिर बेबिट के थ्रू। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, अगर हम बात करें पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच की, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
ऑगस्टे कॉम्टे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। सॉरी, इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद हम नहीं देख पाए, उसको देख लेते हैं। सकारात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो सकारात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण की वकालत जो है वो आपके ऑगस्टे कॉम्टे के द्वारा की गई थी। क्लियर है? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स नेक्स्ट पार्ट और द न्यू क्वेश्चंस in the form of quiz. So that's it. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.